हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग अल्फ्रेड टेनिसन की काफ़ी फेमस पोएम इन मेमोरियम को डिस्कस करेंगे। वैसे तो पोएम काफ़ी लंबी है, लेकिन हम जो है इस पोएम को काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश किए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पोएम से रिलेटेड तो आप इंट्रोडक्शन तो सबका सेम रख ही सकते हो, और उसके बाद मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है ना इस पोएम का, मेन जो पोएम में डिस्कस किया गया मेन चीज़ वो हम आपको बता दिए हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें ये आंसर थोड़ा बहुत ट्विस्ट के साथ लिख सकते हो। और मेनली तो हम समरी, थीम्स, एनालिसिस या फिर इन मेमोरियम एज एन इलेजी तो डिस्कस किए हुए ही हैं, ठीक है। और एंड में कंक्लूजन तो डाले ही हुए हैं, तो वो सब तो आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। कंक्लूजन वाला सेक्शन भी, इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन भी, और बीच वाला जो एनालिसिस डिस्कस किए हुए उसको भी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपको समझ में आ जाता है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और इस टॉपिक का नोट्स चाहिए ये वाला वीडियो का, तो आप नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइटल देखते हैं, ठीक है। इन मेमोरियम टाइटल है। मेमोरी इट मीन्स तो आपको पता ही होगा कि याद होती है, तो याद में ही इस कविता को लिखा गया, इस पोएम को लिखा गया, इस वजह से टाइटल जो है इन मेमोरियम यूज किया गया है अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लगभग सबके लिए सेम रख सकते हो। तो शुरू करते हैं। इन मेमोरियम बाय अल्फ्रेड टेनिसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इलेजी ऑफ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का या विक्टोरियन पीरियड भी लिख सकते हो, या फिर इंग्लिश लिटरेचर का भी ग्रेटेस्ट इलेजी इसको माना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो द ग्रेटेस्ट इलेजी ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, कि इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट इलेजी है या विक्टोरियन एज का ग्रेटेस्ट इलेजी है इन मेमोरियम जो अल्फ्रेड टेनिसन की पोएम है। दिस पोएम इज ऑल्सो नोन एज इन मेमोरियम AAH। इस पोएम को इन मेमोरियम AAH के नाम से भी जाना जाता है। फुल टाइटल ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का जो पूरा शीर्षक है, इज इन मेमोरियम AAH OBIIT, उसके बाद दिया हुआ है MDCCXXI। तो इसका मीनिंग क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। तो ये फुल शीर्षक तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। ये OBIIT ना वो वहाँ पे यूज किया जाता है जब किसी का मृत्यु का डेट डाला जाता है ना, कब्र के ऊपर आप देखे होंगे क्रिश्चियन लोग में मेनली जन्म का डेट और मृत्यु का डेट डाला जाता है, उन लोग के कब्र के ऊपर पत्थर पे लिखा होता है। तो वही मृत्यु के डेट के सामने ये OBIIT यूज किया जाता है। और यहाँ पे ये डेट लिखा हुआ है रोमन में। M का मतलब होता है 1000, D 500 के लिए यूज होता है, CCC 300 हो गया, और XXX और III हो गया 33, ठीक है। रोमन में ये डेट लिखा हुआ है, जिसका की मीनिंग हो जाएगा 1833, ठीक है। तो 1833 वही मृत्यु का डेट दिया हुआ है यहाँ पे। इट इज एन इलेजी, ये जो पोएम है एक इलेजी है, दुखद पोएम है। फॉर हिज कैम्ब्रिज फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम, जो कि लिखा गया है उनके कैम्ब्रिज के फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम के लिए, ठीक है। यहाँ AAH का फुल फॉर्म या वही होता है, उनके फ्रेंड का नाम है अर्थर हेनरी हेलम, हु डाइड एट द एज ऑफ 22 ईयर्स, जिनकी की मृत्यु हो गई थी 22 साल की उम्र में, इन वियना इन 1833। और मृत्यु कहाँ हुई थी? वियना में हुई थी, 1833 में हुई थी, जो कि इस पोएम के फुल टाइटल के रूप में भी यूज किया गया है, बस वहाँ पे रोमन में लिखा गया है, ठीक है। तो वियना में 1833 में जो है अल्फ्रेड टेनिसन के फ्रेंड हेनरी हेलम की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं के याद में एक दुखद पोएम के रूप में इन मेमोरियम को लिखा गया है। टेनिसन रोड दिस पोएम, टेनिसन इस पोएम को लिखते हैं इन हिज मेमोरी, उनकी याद में। ही फर्स्ट पब्लिश द पोएम एनोनिमसली, इस पोएम को पहली बार वो पब्लिश किए। एनोनिमसली इट मीन्स हो जाता है गुमनाम तरीके से पब्लिश किए, मतलब अपना नाम नहीं डाले, इन 1850 में। एंड इज नियरली 100 पेजेस लॉन्ग, और लगभग ये 100 पेज लंबी कविता थी, ठीक है। एक ही कविता 100 पेज में लिखी हुई है, लगभग की बात की गई है। इट इज अ साइकिल ऑफ 133 कैंटोज, और लगभग इसमें 133 कैंटोज का यूज किया गया है। इच ऑफ ए डिफरेंट लेंथ, और हर जो कैंटो है ना सबका अलग अलग लेंथ है, लंबाई है। इट हैज अप्रोक्स 2916 लाइन्स, इस पोएम में लगभग 2916 लाइन्स है। डिवाइडेड इनटू मैनी स्टांजा, जिसको कि ढेर सारा स्टांजा में बांटा गया है। कंटेंट्स 4 लाइन्स, और हर स्टांजा में ना 4 लाइन का यूज किया गया लगभग। द राइम स्कीम ऑफ इच स्टांजा, और वो जो 4 लाइन का स्टांजा है ना उसका जो राइम स्कीम है इज ABBA है इन आयम्बिक टेट्रामीटर, और लाइन को कोशिश की गई है, और लगभग सारा लाइन जो है ना आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। ए फॉर्म नोन एज, और इस फॉर्म को जाना जाता है मेमोरियम स्टांजा के नाम से, ठीक है। कि जब 4 लाइन का स्टांजा यूज किया जाए और उसका जो राइम स्कीम हो ABBA हो ना, तो उस मेमोरियम स्टांजा के नाम से जाना जाता है। ड्यू टू इट्स मेलानकली इफेक्ट, और क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके मेलानकली इफेक्ट की वजह से, इसके दुखद प्रभाव की वजह से।
द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। पोएम को जो है 3 प्रमुख मेन पार्ट्स में बांटा गया। पहला है द प्रोलॉग, ठीक है। प्रोलॉग जो होता है किसी भी पोएम या कहानी के स्टार्टिंग में लिखा जाता है तो उसी को प्रोलॉग कहा जाता है। तो पहले तो प्रोलॉग है। सेकेंड है द पोएम, मेन जो पोएम आ जाता है उसके बारे में बात की गई है सेकेंड। उसके बाद है द एपिलॉग। एपिलॉग जो है किसी भी पोएम या प्ले के अंत में डाला जाता है। तो इन 3 सेक्शन में इस पोएम को लिखा गया है। अब आगे अबाउट अल्फ्रेड टेनिसन, ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अल्फ्रेड टेनिसन वॉज एन इंग्लिश पोएट। अल्फ्रेड टेनिसन जो थे वो इंग्लिश पोएट थे। ही वॉज पोएट लॉरिएट ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रीजन, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान वो ना एक पोएट लॉरिएट थे, मतलब ऐसे पोएट थे जिनको पुरस्कार प्राप्त था, ठीक है। मतलब काफी फेमस थे एज ए पोएट ये। हिज वर्क्स नॉट ओनली एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, मतलब उनका जो वर्क है अल्फ्रेड टेनिसन का वो सिर्फ साइंस और रिलीजन के बीच में ही संबंध नहीं बताता है, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ परसेवरेंस, ठीक है। परसेवरेंस की भी इंपॉर्टेंस बताता है। इट मीन्स दृढ़ता का भी इंपॉर्टेंट बताता है, कितना महत्व है दृढ़ता का। एंड रिमेनिंग ऑप्टिमिस्टिक, और कैसे ऑप्टिमिस्टिक रहा जाए, कैसे आशावादी रहा जाए। इन फ्रंट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराशा के सामने भी कैसे दृढ़ रहा जाए और ऑप्टिमिस्टिक आशावादी रहा जाए, ये अपनी कविता में इन सब चीज़ों के बारे में भी लिखते हैं। 2 ऑफ हिज बेस्ट पोएम्स आर, उनका जो 2 काफ़ी फेमस पोएम्स है वो है पहला तो इन मेमोरियम AAH, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इतनी ज़्यादा फेमस पोएम है ये। एंड द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये भी काफी फेमस पोएम है। टेनिसन ऑल्सो हेल्ड हाई स्टैंडिंग इन विक्टोरियन सोसाइटी। टेनिसन को ना विक्टोरियन सोसाइटी में, विक्टोरियन समाज में एक अच्छा ऊंचा स्थान भी प्राप्त है। हैविंग द टाइटल ऑफ, साथ ही साथ इनको एक टाइटल प्राप्त है, फर्स्ट बैरन टेनिसन ऑफ एल्डवर्थ एंड फ्रेश वाटर। तो ये टाइटल भी जो है टेनिसन को दिया गया है। अब आगे है सम ऑफ हिज अदर मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड, उनके जो दूसरे मोस्ट फेमस वर्क्स में शामिल है द लेडी ऑफ शैलोट, यूलियस और एडल्ट्स ऑफ द किंग। ये तीनों इनका काफी फेमस वर्क है। अब आगे है थीम्स ऑफ द पोएम। पोएम का थीम आपको तभी डिस्कस करना है जब आपको स्पेसिफिक थीम पूछ दे, या फिर पूछ दे कि इस पोएम में मेनली किस चीज को डिस्कस किया गया है, वो पूछते क्वेश्चन में, तभी आपको लिखना है, ठीक है। वरना ये वाला सेक्शन आप छोड़ सकते हो अगर आपको थीम्स नहीं पूछा या पोएम किस बारे में है, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा तो। इन मेमोरियम AAH इज ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पोएम। इन मेमोरियम AAH हम पहले बता चुके हैं, अर्थर हेनरी हेलम है इसका फुल फॉर्म, जिनके लिए एक पोएम लिखी गई थी, जिनके याद में अल्फ्रेड टेनिसन ये पोएम लिखे थे। इज ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पोएम, ये काफी लंबी और कॉम्प्लेक्स, इट मीन जटिल पोएम है। एंड इट एक्सप्लोर्स ए वाइड रेंज ऑफ थीम्स, और ये जो कवर अप करती है, ढेर सारे थीम्स को कवर अप करती है, ढेर सारे विषय के बारे में ये पोएम है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स इंक्लूड, और कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थीम्स में शामिल है। क्या क्या है हम पहले तो पॉइंट वाइज डिस्कस करती हैं, उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ के मीनिंग के बारे में बात की गई है इस पोएम में। मिस्ट्री ऑफ डेथ, डेथ के रहस्य के बारे में बात की गई है। डाउट स्ट्रेंथन रिलीजियस फेथ, जो डाउट होता है, जो शक होता है या संदेह होता है, वो रिलीजियस फेथ को और भी ज्यादा दृढ़ करता है, मजबूत करता है। ग्रीफ एज ए फॉर्म ऑफ लव, दुख को दिखाया गया है एक लव के फॉर्म के रूप में। ग्रीफ एंड लॉस, कष्ट, दुख और किसी का कुछ खो जाए, इस बारे में ये पोएम है। फेथ एंड डाउट, फेथ विश्वास और डाउट में संदेह के बारे में भी ये पोएम है। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, एक इंडिविजुअल यानी हर व्यक्ति का क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है यूनिवर्स के साथ, या इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं नेचर के साथ, तो ये भी डिस्कस किया गया है इस पोएम में, ठीक है। ये 7-8 पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। पहला है द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। तो किस तरीके से ये मीनिंग बताता है लाइफ के। द पोएम एक्सप्लोर्स द मीनिंग ऑफ लाइफ, पोएम जो है व्याख्या करता है लाइफ के मीनिंग की। टेनिसन आस्क क्वेश्चन अबाउट द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, पोएम के थ्रू जो है टेनिसन क्वेश्चन पूछते हैं पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस इट मीन्स यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि जीवन का ना पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, इस पोएम के थ्रू जो है टेनिसन ये क्वेश्चन करते हैं। एंड ही सर्चेज फॉर आंसर, और फिर इसका ये वो आंसर भी ढूंढते हैं इन नेचर में ढूंढते हैं पहले तो आंसर इस चीज का, लाइफ के एग्जिस्टेंस का क्या पर्पस है। इन हिस्ट्री, उस नेचर में ढूंढने के बाद हिस्ट्री इट मीन्स इतिहास में भी ढूंढते हैं। एंड इन हिज ऑन फेथ, और खुद के विश्वास में भी ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बहुत नॉर्मली डिस्कस किए हुए। उसके बाद आपको एक कोटेशन मेंशन करना है, यहाँ पे कोट लिख दिए, हम नोट्स लिखते टाइम मेंशन नहीं किए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कोटेशन मेंशन करना, ज़्यादा अच्छा रहता है। जब भी आप कोई नोट्स बनाते हो तो आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो इन मेमोरियम से रिलेटेड, उसमें 3-4 कोटेशन इट मीन्स पोएम का लाइन तो जरूर यूज करना है। तो सबसे पहला जो कोटेशन आपको यहाँ पे लिखना है द मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में, यहाँ पे हम लिख रखे हैं लाइफ शैल लिव फॉर एवर मोर, लाइफ शैल लिव फॉर एवर मोर इट मीन्स जीवन सदा जो है जीवित रहेगा। इल्स अर्थ इज डार्कनेस एट द कोर,
अन्यथा पृथ्वी के मूल में जो है अंधकार है। ठीक है, तो इस तरीके का लाइन जो है पहला आपको फर्स्ट वाला कोटेशन यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पे आप कोटेशन लिखोगे। सेकेंड जो टॉपिक है मिस्ट्री ऑफ डेथ, डेथ के रहस्य के बारे में डिस्कस करते हैं। आफ्टर हिज फ्रेंड हेलम्स डेथ, अपने फ्रेंड हेलम की मृत्यु के बाद, एट ए यंग एज, काफी कम उम्र में, द स्पीकर आस्क्स टू मेजर क्वेश्चन, स्पीकर जो है ना दो मेजर क्वेश्चन, दो प्रमुख क्वेश्चन करते हैं अबाउट द मिस्ट्री ऑफ डेथ, डेथ के रहस्य को लेके। इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ फॉर ह्यूमंस, पहला क्वेश्चन उनका था कि इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ फॉर ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के डेथ के बाद, मानव के डेथ के बाद भी क्या लाइफ होती है। एंड कैन द लिविंग स्टिल लव एंड कम्युनिकेट विद डेड, कि जो लिविंग है, जो जीवित हैं, वो लव इट मीन्स प्यार कर सकते हैं, कम्युनिकेट इट मीन्स बात कर सकते हैं डेड लोगों के साथ, मरे हुए लोगों के साथ। तो ये दो क्वेश्चन जो है स्पीकर यहाँ पे करते हैं। द स्पीकर बिलीव्स डेथ इन्स द लाइफ ऑफ हेलम्स फिजिकल बॉडी, स्पीकर का मानना है कि जो उनके फ्रेंड की डेथ हुई तो उससे सिर्फ उनके फ्रेंड का फिजिकल बॉडी मरा है, बट नॉट हिज सोल, लेकिन जो सोल है पोइट के फ्रेंड का वो नहीं मरा है, पर्सनैलिटी उसका व्यक्तित्व तो नहीं मरा, एंड मेमोरीज और उसकी जो यादें हैं वो नहीं मरी है, मतलब सिर्फ बॉडी नष्ट हुआ है, बाकी सारा कुछ जो है जीवित है। फिर से यहाँ पे एक कोटेशन मेंशन करना है जो कि डेथ से रिलेटेड होगी। हम बता रहे थे सेकेंड वाला कोटेशन, हम नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, सेकेंड वाला कोटेशन ये है, आई वॉच दी फ्रॉम द क्वाइट शोर, वो बताते हैं कि मैं शांत किनारे से तुम्हें देखता हूँ। दाई स्प्रिट अप टू माइंड कैन रिच, तेरी आत्मा मेरे तक पहुंच सकती है, बट इन डियर वर्ड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच, लेकिन जो ह्यूमन स्पीच का जो वर्ड होता है, शब्द होता है, वी टू कम्युनिकेट नो मोर, कि अब हम लोग कम्युनिकेट ह्यूमन वर्ड्स में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये पोइट अपने फ्रेंड से बात करते हुए, दुख एक्सप्रेस करते हुए यूज करते हैं। तो ये सेकेंड वाला तो हम लोग डिस्कस कर लिया। अब हम लोग थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है ग्रीफ एज ए फॉर्म ऑफ लव, ग्रीफ को, दुख को एक प्यार का ही फॉर्म दिखाया गया, क्योंकि दुख या कष्ट तभी होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं, तभी उसके जाने का या फिर उसके नहीं होने का कोई हम लोग पे असर होता है, फर्क पड़ता है। द स्पीकर सेज इन कैंटो 1, स्पीकर जो है कैंटो 1 में कहते हैं दैट विदाउट लव देयर वुड बी नो ग्रीफ, कि बिना प्यार के कोई ग्रीफ नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं लगेगा। लव इज एसेंशियल टू ग्रीफ, प्यार जरूरी है ग्रीफ के लिए, दुख के लिए, कष्ट के लिए। हिज डीप सॉरो एट हेलम्स डेथ, और उनका जो डीप सॉरो है, दुख है, गहरा दुख है हेलम के डेथ पे, प्रूव्स हिज डीप लव फॉर हिज फ्रेंड, वो क्या प्रूव करता है, दिखाता है कि पोइट को अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार भी था, इस वजह से पोइट अपने फ्रेंड की मृत्यु से बहुत ज्यादा उदास हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। द स्पीकर्स ग्रीफ ऑफन टेक्स द फॉर्म ऑफ सिंगिंग एंड म्यूजिक, और स्पीकर का जो ग्रीफ है, वही दुख है, कष्ट है, वो प्राय क्या होता है, सिंगिंग और म्यूजिक का फॉर्म ले लेता है, मतलब वो अपने दुख को, कष्ट को व्यक्त करते हैं म्यूजिक के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू। बोथ एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेज एंड डीप इमोशन, दोनों प्रशंसा और गहरी भावना की अभिव्यक्ति है, चाहे सिंगिंग हो या म्यूजिक हो, दोनों जो है प्रशंसा और गहरी भावना की जो है अभिव्यक्ति की जाती है इसके थ्रू। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे भी एक कोटेशन मेंशन करेंगे, कोटेशन हम लिख रखे हैं। थर्ड वाला कोटेशन यहाँ पे होगा। थर्ड वाला कोटेशन है, काफ़ी फेमस लाइन है ये इन मेमोरियम की, टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, मतलब बेटर है किसी को प्यार करना और फिर उसको खो देना, ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छा है देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, कि ऐसा करने से कि हम कभी किसी को प्यार ही ना करें, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम किसी को प्यार करें और फिर उसको खो दें। उसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि फोर्थ पॉइंट में किस चीज के बारे में बात की गई है। अब आगे है डाउट स्ट्रेंथन रिलीजियस फेथ, जो डाउट होता है ना, संदेह, वो रिलीजियस फेथ को और भी ज्यादा मतलब दृढ़ करता है, मजबूत करता है। फॉर्मली है स्टीड फास्ट, इट मीन्स औपचारिक रूप से, बट परहैप्स सम वॉट रोट, लेकिन शायद कहीं ना कहीं रटा रटाया, बिलीवर इन द क्रिश्चियन रिलीजन द स्पीकर, मतलब यहाँ पे स्पीकर को बताया गया है कि वो रटा रटाया क्रिश्चियन बिलीवर है, जो मतलब आंख बंद के क्रिश्चियनिटी पे यकीन करे, वैसे बिलीवर के रूप में दिखाया गया। ग्रैपल विथ अनसर्टेनिटी, वो क्या होते हैं ना, जूझते हैं अनसर्टेनिटी से और निश्चितता से। ही कांट प्रूव हिज बिलीव्स आर ट्रू, वो नहीं प्रूव कर पाते हैं कि उनकी जो मान्यताएं हैं वो सत्य है। ही हैज़ नो एविडेंस ऑफ एन आफ्टर लाइफ, और उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं है आफ्टर लाइफ का, इट मीन्स पुनर्जन्म का। वेयर हेलम सोल विल लिव इन इटर्निटी, जहाँ पे हेलम की जो आत्मा है वो इटर्निटी, इट मीन्स शाश्वत तक जीवित रहेगी, अनंत काल तक। तो इस चीज का ऑथर के पास ना कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा सच में होता है या नहीं है। अब आगे ग्रीफ एंड लॉस, इट मीन्स दुख और हानि के बारे में बात की गई है।
द पोएम इज ए मेडिटेशन, पोएम एक चिंतन है ऑन द डेथ ऑफ टेनिसन फ्रेंड अर्थर हेलम, ठीक है, अर्थर हेलम के डेथ पे जो है एक चिंतन के रूप में पोएम को भी डिस्क्राइब किया गया है। टेनिसन ग्रीफ इज राव, टेनिसन का जो दुख है ना वो राव है, कच्चा है एंड ऑनेस्ट, ईमानदार है। ही डज नॉट शाई अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हिज शोरो, और बिल्कुल वो शर्म नहीं करते अपना शोरो इट मीन्स दुख एक्सप्रेस करने में। द पोएम ऑफर्स कम्फर्ट टू दोज, पोएम जो है ना एक तरह से कंफर्ट देता है, आराम देता है उनको हु हैव लॉस्ट लव्ड वंस, जो कि अपने लव्ड वंस को, अपने कोई मतलब बहुत क्लोज वंस को खो रखे हैं। एंड इज सोज दैट, और ये साथ ही साथ पोएम दिखाता है कि ग्रीफ ए नॉर्मल एंड हेल्दी रिस्पॉन्स ऑफ लॉस, कि कोई भी चीज़, कोई अगर हम लोग का लव्ड वंस या क्लोज वंस की डेथ हो जाती है तो एक नॉर्मल हम लोग का प्रतिक्रिया होता है, सामान्य प्रतिक्रिया होता है दुख दिखाना, दुख व्यक्त करना, ठीक है। उसके बाद आगे इसी में हम पोएम का लाइन मेंशन कर रखे हैं, सॉरो मेक्स अस वाइज व्हाट एवर विजडम स्लीप विद दी, ठीक है। उसके बाद दो पॉइंट और बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। एक है फेथ एंड डाउट, विश्वास के साथ साथ संदेह भी। द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ फेथ एंड डाउट, पोएम में जो है फेथ और डाउट के थीम के बारे में भी बात की गई है। टेनिसन इज ए डिवाउट क्रिश्चियन, टेनिसन जो है एक डिवाउट क्रिश्चियन है, इट मीन सच्चे क्रिश्चियन है। बट ही ऑल्सो स्ट्रगल विथ हिज फेथ, लेकिन वो भी अपने फेथ के साथ, विश्वास के साथ स्ट्रगल करते हैं इन द फेस ऑफ हेलम्स डेथ, जब उनके फ्रेंड हेलम की डेथ हो जाती है तो उस टाइम उनको भी कहीं ना कहीं भगवान पे उनका विश्वास डगमगाने लगता है। ही क्वेश्चंस गॉड्स गुडनेस, वो भगवान की अच्छाई पे क्वेश्चन करते हैं, जस्टिस और भगवान की न्याय पे। एंड ही वंडर्स, और साथ ही साथ वंडर इट मीन हम लोग बोल सकते हैं डाउट फील करते हैं, इफ देयर इज एनी मीनिंग ऑफ लाइफ विदाउट हेलम, कि उनको लगता है कि क्या मेरे लाइफ का कोई मीनिंग है बिना हेलन के, बिना मेरे फ्रेंड के, ठीक है। तो ये इस लाइन के थ्रू यहाँ पे ऑथर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी इंसान मतलब भगवान पे क्वेश्चन अराइज करने लगता है जब उसका लव्ड वन चला जाता है, तो कैसे मतलब जो भगवान पे यकीन भी रखता है ना उसके अंदर भी संदेह आ जाता है भगवान को लेके, क्योंकि वो अपना लव्ड वंस खो रखा है, अपना क्लोज वंस खो रखा है। द पोएम सोज दैट, पोएम हम लोग को दिखाता है कि फेथ इज नॉट ऑलवेज ईजी, की फेथ जो होता है, विश्वास करना जो होता है भगवान पे या किसी चीज़ पे भी, वो ईजी नहीं होता हमेशा, बट इट कैन ऑफर कंफर्ट, लेकिन ये हम लोग को क्या करता है, कंफर्ट प्रदान करता है, आराम प्रदान करता है, एंड होप, साथ ही साथ आशा देता है इन फेस ऑफ लॉस के टाइम पे, जब हम किसी को खो रहे हो तो उस टाइम जो होता है ना फेथ, विश्वास जो होता है वो हम लोग को कंफर्ट और होप प्रदान करता है। अब सबसे आखिरी वाला पॉइंट बचा हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, यूनिवर्स इट मीन्स पूरे ब्रह्मांड, और इंडिविजुअल यानी हर इंसान के बीच में संबंध दिखाया गया, एक इंसान और ब्रह्मांड के बीच में। द पोएम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, पोएम जो है दिखाती है रिलेशनशिप को इंडिविजुअल और यूनिवर्स के बीच। टेनिसन कंटेम्पलेट्स द प्लेस ऑफ ह्यूमैनिटी इन द कॉस्मोस, टेनिसन जो है ना ब्रह्मांड में मानवता के स्थान पर विचार करते हैं। एंड ही वॉन्डर्स, और साथ ही साथ वो आश्चर्य करते हैं, संदेह करते हैं, डाउट करते हैं कि हाउ फाइंड मीनिंग ए वास्ट एंड इन डिफरेंट यूनिवर्स, की कैसे कोई मीनिंग ढूंढ सकता है, ढूंढ सकता है इतने इस वास्ट इट मीन्स बहुत बड़े से, और इन डिफरेंट इट मीन्स हो जाता है उदासीन यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। अब आगे देयर आर सम ऑफ थीम्स, और ये कुछ विषय हैं, कुछ थीम्स है दैट आर एक्सप्लोर्ड इन मेमोरियम एएच, जो कि एक्सप्लोर की गई है, जिसकी व्याख्या की गई है इन मेमोरियम एएच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीम्स वाला सेक्शन खत्म हो गया, और थीम तभी आपको मेंशन करना है जब स्पेसिफिक आपको थीम्स एग्जाम में पूछता है, ठीक है। थीम्स नहीं पूछेगा तो थीम वाला सेक्शन को नहीं लिखना है। अब आगे हम लोग समरी, एनालिसिस, या फिर आपको आ जाए इन मेमोरियम एज एन इलेजी, तब कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है, ऑथर के बारे में भी थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन आए उसका हेडिंग डाल देना है, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए उसका हेडिंग डाल देना है, उसके बाद लिखना है। यहाँ 3 हम लिख रखे हैं, एक तो इन मेमोरियम एज एन इलेजी, काफ़ी फेमस है इलेजी, इस वजह से ऐसा क्वेश्चन आता है बार बार। तो इन मेमोरियम का एनालिसिस और समरी, जो आपको आए एग्जाम में क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग हेडिंग डालना, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पोएम को नॉर्मली डिस्क्राइब किए हुए हैं। द पोएम स्टार्ट विथ एड्रेसिंग जीसस, पोएम जो शुरू होता है ना जीसस को संबोधित करने से होता है, भगवान को याद करने से। डिस्कसिंग हाउ गॉड मेड बोथ लाइफ एंड डेथ, मतलब स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया जाता है कि कैसे भगवान जो है ना दोनों चीज को बना रखा है, लाइफ जीवन को भी और डेथ को भी। ही यूजेस द इमेज ऑफ जीसस, पोएट जो है ऑथर यूज करते हैं जीसस का इमेज का, विथ हिज फुट ऑन ए स्कल, और ऐसा इमेज रहता है जिसमें जीसस का जो फुट है, पाँव है, वो एक स्कल पे इट मीन्स खोपड़ी पे रहता है, टू शो हिम एज द कॉन्क्वेरर ऑफ डेथ। और ऐसा इसलिए पिक्चर का यूज करते हैं क्योंकि वो जीसस को दिखाते हैं कि जीसस जो है ना, भगवान जो है ईसाई धर्म के जो जीसस है वो कॉन्क्यूरर है डेथ के, मतलब उनको डेथ पे विजयी प्राप्त है। ह्यूमैनिटी इज हम्बल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ह्यूमैनिटी जो होती है मानवता, वो भगवान के प्रेजेंस में और भी ज्यादा विनम्र हो जाती है।
एज आवर सिस्टम आर फाइनाइट, जैसे कि हमारा सिस्टम जो है सीमित है, वी आर अनेबल टू नो गॉड्स प्लान, तो हम लोग भगवान के प्लान को जानने में असमर्थ हो जाते हैं, मतलब नहीं जान पाते हैं भगवान की क्या योजना है आगे की। अब फिर से पोएम का 2 लाइन स्टार्टिंग का ही हम मेंशन किए हुए हैं। द मॉडेस्ट लाइफ इन मैन एंड ब्रूट, द मॉडेस्ट डेथ एंड लो दै फुट करके लाइन है। और काफ़ी मतलब आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो तो इसी तरह पोएम का बीच बीच में लाइन डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो हम यूज़ किए हुए हैं ना थीम्स में लाइन, वो भी आप बीच बीच में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थीम्स में जो 3-4 बताए हैं आपको कि ये सब यूज़ करना, तो ये सब काफ़ी फेमस लाइन है इस पोएम का, तो यूज़ कर सकते हो। कहीं पे भी एक स्टांजा के बाद आप वहाँ पे डाल दो तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा आंसर रेडी होगा। बीच बीच में यूज़ करना चाहिए। अब आगे टेनिसन आस्क फॉर गॉड फॉरगिवनेस, अब आगे जो है टेनिसन भगवान से माफ़ी मांगते हैं। फॉर द नेचर ऑफ हिज वर्ड्स, अपने वर्ड्स के नेचर के लिए, प्रकृति के लिए। एज ही फ्लक्चुएट बिटवीन फेथ एंड डाउट, क्योंकि उनका जो वर्ड्स है ना वो फेथ और डाउट, विश्वास और संदेह के बीच फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब भगवान पे कभी उनको विश्वास होता है और कभी संदेह होता है। थ्रू आउट द पोएम, ये पूरे पोएम के दौरान चलता रहता है और पूरे पोएम के दौरान वो इसी तरीके का वर्ड यूज करते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, ही हैज वाइल्ड एंड वंडरिंग वर्ड्स, कि उनके पास वाइल्ड मतलब जंगली और थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा सटैरिकल टाइप का वैसा वर्ड्स है। और वंडरिंग वर्ड्स है, वंडरिंग वर्ड में इट मीन्स आश्चर्यजनक वर्ड सब है। एज ही ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, और जैसे ही वो कोशिश करते हैं अपने दोस्त की मौत को समझने के लिए तो उनके पास बहुत ज़्यादा वाइल्ड और वंडरिंग वर्ड्स आता है। ही प्रेज फॉर विजडम, वो विजडम के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि के लिए। एंड रिग्रेट्स हिज वेस्टेड यूथ, और अपने यूथ इट मीन्स जवानी को जो वो वेस्ट किए उस पर रिग्रेट भी करते हैं, पछतावा भी करते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स हाउ ही ग्राइड, पोइट यहाँ पे आगे डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे वो बहुत ज़्यादा दुख में है, कष्ट में है। ही वंस बिलीव दैट, उनका एक बार मानना था, मैन वुड स्लोली राइज फ्रॉम डेथ, उनको एक बार मानना था कि मनुष्य जो है ना धीरे धीरे मृत्यु से उठ रहा है। इनटू एन इटर्नल स्टेट, और साथ ही साथ इटर्नल स्टेट में जा रहा है, शाश्वत अवस्था में जा रहा है। ही वंस बिलीव्ड इन गॉड, एक बार को उनको भगवान पे भी यकीन था। बट इन हिज ग्राइफ, लेकिन अपने दुख में ही हैज बिगेन टू डाउट, उनको क्या हो गया, भगवान पे यकीन करना, मतलब भगवान पे वो संदेह करना शुरू कर दिया। हम स्टार्टिंग में ही थीम्स में डिस्कस किए थे ना, क्योंकि उनका फ्रेंड की डेथ हो गई है तो उनका जो फेथ था, भगवान पे विश्वास था, वो धीरे धीरे डाउट में, संदेह में बदलने लगता है। क्योंकि किसी भी जिससे आप क्लोज हो या किसी की भी डेथ हो जाती है तो नॉर्मल सी चीज़ है कि हम लोग भगवान से क्वेश्चन करते हैं कि भगवान ये सही है, गलत है, क्या ये जस्टिस है। तो उसी तरह यहाँ पे ऑथर भी अपना फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। टेनिसन विशेष, टेनिसन यहाँ पे चाहते हैं, इच्छा करते हैं कि ही कुड फास्ट फॉरवर्ड थ्रू टाइम, मतलब वो टाइम के साथ आगे बढ़ सके, टू स्किप द ग्रीविंग पीरियड, इस ग्रीविंग पीरियड, इस कष्ट वाले पीरियड को स्किप करने के लिए, इस कष्ट वाले पीरियड से बचने के लिए। टेनिसन एड्रेसेस ए यू ट्री, अब आगे टेनिसन जो है एक यू ट्री के बारे में बात करते हैं। यू ट्री जो होता है ना उसकी उम्र काफ़ी लंबी होती है, जैसे कि 400 साल, 500 साल, 800, 900, 1000 इस तरीके से होती है इन ए ग्रेव यार्ड। और वो जो यू ट्री है ना वो ग्रेव यार्ड में है। ग्रेव यार्ड क्या हो जाता है, चर्च के पास वाला एरिया जहाँ पे मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, तो उसको ग्रेवयार्ड कहते हैं। तो वो यू ट्री की बात करते हैं जो कि ग्रेवयार्ड में है। ही इमेजिन्स दैट, वो आगे इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, दैट द रूट्स आर रैप्ड अराउंड ए बॉडी, की रूट्स जो है उस यू ट्री की वो बॉडी के चारों ओर लिपट गई होगी। बेरेट बेनेथ, जो कि नीचे दफनाया गया बॉडी है ना, तो उसके चारों ओर यू ट्री का रूट लिपट गया होगा। द सीजन्स एंड द नेचर, जो सीजन्स हैं, ऋतुएं हैं, और जो नेचर है इट मीन्स प्रकृति है, मूव ऑन इन देयर पैटर्न, वो अपने पैटर्न में मूव कर रही होगी, मतलब टाइम टू टाइम चेंज हो रहा होगा, सीजन भी, नेचर में भी जो बदलाव आना है वो हो ही रहा होगा। बीटिंग आउट द लिटिल लाइफ्स ऑफ मैन, और बीटिंग मतलब क्या होता है, एक तरह से मात देना, पीछे कर देना, और मनुष्य के छोटे लाइफ को मात देते हुए ये जो ऋतुएं हैं, नेचर और सीजन जो है, ये अपना कंटिन्यू पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। हियर ही क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, फिर से वो आगे गॉड के एग्जिस्टेंस को लेके, गॉड के अस्तित्व को लेके बात करते हैं। एंड एन आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ यानी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बात करते हैं, पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं। वाइल ही समटाइम्स बिलीव्स, हालांकि वो कभी कभी मानते हैं, ही इज सिनिंग बाय राइटिंग ऑफ हिज ग्रीफ, कि वो अपने ग्रीफ के बारे में, दुख के बारे में लिखकर कुछ पाप कर रहे हैं। ही आर्ग्यू दैट, वो आगे फिर आर्ग्यू करते हैं, तर्क देते हैं, इवन थ्रू द लॉस ऑफ लव्ड वन इज कॉमन टू द ह्यूमन रेस, कि अपने लव्ड वंस को खो देना ना ह्यूमन रेस के लिए कॉमन सी बात है, मानव जाति के लिए तो कॉमन सी बात है ना, हर दिन किसी ना किसी का कोई ना कोई मर रहा है। इट डजंट मेक हिम लेस बिटर, लेकिन इससे भी ये बात मतलब कम कड़वी नहीं हो जाती। हम लोग को सबको पता है कि मौत तो कंफर्म है, डेथ तो कंफर्म है, लेकिन इससे ये बात
कम कड़वी नहीं हो जाती, बट मोर सो नोइंग दैट एवरी डे समवन एल्स हर्ट इज ब्रेकिंग, बल्कि और भी ज़्यादा कड़वी हो जाती है ये सोच के कि जब हम सोचते हैं कि हर दिन किसी ना किसी आदमी का, लव्ड वंस की डेथ हो रही है और हर दिन किसी ना किसी का दिल टूट रहा है। ही इमेजिन्स फैमिलीज, वो आगे उन फैमिली को इमेजिन करते हैं, हु आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर डेड फैमिली मेंबर्स, जो कि अपने मरे हुए लोगों का आज भी वेट कर रही है। वैसे लोगों की बात करते हैं, कुछ लोगों को होता है ना जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, उनको लगता है कि कहीं से इंसान वापस आ जाए, तो उन फैमिली की बात करते हैं। लाइक ए मदर, फिर वो एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि एक माँ है, हु वेट फॉर हर सन, अपने बेटे का वेट कर रही है, हु हैज़ ड्रॉन्ड एट सी, जो कि समुद्र में डूब चुका है, फिर भी वो माँ जो है अपने बेटे का वेट कर रही है कि उसका बेटा कहीं से वापस आ जाएगा। आगे फिर हम पोएम का लाइन मेंशन किए हुए हैं, वर्ड्स लाइक नेचर हाफ रिफिल एंड हाफ कंसील द सोल विद इन। ठीक है, ये लाइन तो वैसे इजी है, अगर आपको लगे कि कहीं पे और भी लाइन मेंशन करना है तो वो जो हम थीम्स में डिस्कस किए हैं ना, वो वाला लाइन भी आप बीच बीच में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वो लाइन काफ़ी इजी है और काफ़ी फेमस लाइन है। अब आगे है, अर्थर बॉडी वॉज रिटर्न टू इंग्लैंड फ्रॉम इटली बाय शिप, जो अर्थर हैं टेनिशन के फ्रेंड, उसके बॉडी को इंग्लैंड लाया गया इटली से, और किसके द्वारा, शिप के द्वारा। ही स्पेंड्स ए लॉट ऑफ टाइम एड्रेसिंग एंड डिस्क्राइबिंग द शिप, उसके बाद टेनिशन जो है बहुत सारा टाइम तक क्या करते हैं, बात करते हैं उस शिप के बारे में, उस शिप को डिस्क्राइब करते हैं। दैट ब्राउट हिज फ्रेंड्स बॉडी, जिसके द्वारा उसके फ्रेंड की बॉडी को लाया गया। बाय विंटर, इट मीन्स ठंड तक, टेनिशंस वो इज काउजिंग वाइल्ड अनरेस्ट इन हिम, मतलब ठंड तक टेंशन जो है ना, टेंशन के दुख की वजह से टेंशन और भी ज़्यादा वाइल्ड अनरेस्ट, बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ही कन्फ्रंट्स दिस चेंज इन कैंटो 16, वो इस चेंज के बारे में कैंटो 16 में बात करते हैं। वंडरिंग दैट सॉरो कुड काउज हिम टू रीफील बोथ वाइल्ड एंड काम, वो बताते हैं कि मतलब जो सॉरो है, दुख है, वो दोनों चीज़ का कारण हो सकता है। वाइल्ड इट मीन्स इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन भी हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा शांत भी हो जाता है। ओनली द बाइबल कन्फ्रंट्स हिम, तो और वो बताते हैं आगे कि सिर्फ बाइबल में ही इन दोनों चीज़ों के बारे में बात किया गया है, इनको कंपेयर किया गया है, इस सेंस में हम लोग बोल सकते हैं। फिर आगे फिर से पोएम का लाइन मेंशन किया, हम बोल दिए हैं कि ये लाइन अगर आपको हार्ड लगे तो आपको जो हम थीम्स में लाइन दिए हैं वो मेंशन कर सकते हो। देयर लाइव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट देन इन हाफ द क्रीट्स, इस तरीके से ये लाइन है। अब आगे है, एज ही क्वेश्चंस द मीनिंग ऑफ डेथ एंड लाइफ, जैसे ही वो क्वेश्चन करते हैं लाइफ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, जन्म और मृत्यु से रिलेटेड, ही कंक्लूड्स दैट, वो अंत में ये निष्कर्ष देते हैं, दैट ह्यूमन हैव सोल्स, कि ह्यूमन के पास जो होता है ना, सोल होता है, इट मीन्स आत्मा होती है, अलाउइंग देम टू लिव ऑन आफ्टर डेथ, जो कि उसको अलाउ करती है कि वो जीवित रह सके मृत्यु के बाद भी, इट मीन्स आत्मा जीवित रहता है। तो ये यहाँ पे पोएट इसी सेंस में बात करते हैं कि अपने आत्मा की वजह से मनुष्य जो है मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकता है। एंड दैट देयर पर्पस ऑन अर्थ इज टू गेन नॉलेज, और उनका जो पर्पस होता है अर्थ पे रहने का, वो क्या होता है, नॉलेज लेने का। एज अर्थर वॉज ए गुड एंड इंटेलिजेंट मैन, वो आगे बताते हैं उनका जो फ्रेंड था अर्थर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इंटेलिजेंट था, बुद्धि से भी काफ़ी तेज था। ही बिलीव्स दैट, तो उनका मानना है कि अर्थर सोल मस्ट बी अलाइव समवेयर, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं अर्थर का जो सोल है, आत्मा है, वो भी कहीं ना कहीं होगी, जीवित होगी। ही इमेजिन्स मीटिंग विथ हिम अगेन, और फिर वो इमेजिन करने लगते हैं कि अर्थर की आत्मा से मिल रहे हैं, उसका वेट करने लगते हैं, जैसे कि हम थीम्स में भी डिस्कस किए हुए हैं। अब आगे नेक्स्ट हम आखिरी वाला सेक्शन पोएम का जो थर्ड सेक्शन है एपिलॉग, वो वाला डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद नोट्स खत्म हो जाएगा, फिर कंक्लूजन आएगा थोड़ा सा। द एपिलॉग फाउंड्स टेनिशन एट हिज सिस्टर्स वेडिंग, एपिलॉग में दिखाया जाता है कि टेनिशन जो है अपने सिस्टर की वेडिंग में है। वाइल ही हैज लॉस्ट ए क्लोज फ्रेंड, वो हालांकि वो अपना क्लोज फ्रेंड खो रखे हैं। ही हैज गेन्ड ए ब्रदर इन लॉ, तो उसके बदले में उनको क्या मिल गया, एक ब्रदर इन लॉ मिल गया है, क्योंकि उनकी बहन का शादी हो रहा है, तो जिससे शादी हो रहा है वो तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा ना। अर्थर हेलम एंड टेनिशन, अर्थर हेलम जिनकी मृत्यु हुई थी और टेनिशन बिकेम फ्रेंड्स इन 1829 एट कैम्ब्रिज, तो कैम्ब्रिज में इन दोनों की दोस्ती हुई 1829 में। हेलम मीट टेनिशन सिस्टर, हेलम जो है अर्थर हेलम टेनिशन की बहन से भी मिलते हैं, एमली से, एंड द टू वेयर सून इंगेज्ड, और दोनों इंगेज्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, हेलम ऑल्सो रोट पोइट्री एंड ही एंड टेनिशन प्लान टू वन डे पब्लिश ए कलेक्शन टुगेदर, तो हेलम भी पोइट्री लिखते थे, तो हेलम और टेनिशन दोनों का प्लान था कि वो आगे जाकर दोनों मिलकर एक पोइट्री का कलेक्शन पब्लिश करेंगे एक साथ। ही डाइड ऑफ ए ब्रेन हेमरेज, उनकी मृत्यु हो जाती है ब्रेन हेमरेज की वजह से, वाइल विजिटिंग वियना विथ हिज फादर, जब वो वियना के दौरे पे थे अपने पिता के साथ, एट एज ऑफ 22 के एज में। एमली वुड लेटर मैरी एंड नेम्ड हर फर्स्ट सन आफ्टर हेलम,
मतलब एमिली एक टाइम के लिए तो इंगेज रहती है हेलम के साथ, लेकिन हेलम की मृत्यु के बाद वो किसी और से शादी करती है और अपने बेटी का जो नाम है ना हेलम के नाम पे रखती है। क्वीन विक्टोरिया मेट विथ टेनिसन इन 1833। क्वीन विक्टोरिया जो है 1833 में टेनिसन से मिलती है टू टेल हिम, और साथ ही साथ उनको बताती है कि द पोएम हैड बीन ए कम्फर्ट टू हर फॉलोइंग द डेथ ऑफ हर हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट। तो वो बताती है कि मेरे हस्बैंड जो प्रिंस अल्बर्ट की डेथ हुई तो उस टाइम जो ये पोएम है ना, ये कविता उनके लिए एक कंफर्ट का काम करती थी, एक संतावना देने का काम करती थी। ये क्वीन विक्टोरिया जो है हेलम के इस पोएम का तारीफ करते हुए कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया पोएम। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट्स रेडी कर सकते हो। ठीक है, इससे हेल्प लेके काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर दिए हैं, और कुछ ना समझ में आए तो जो बीच में हम वही बताए ना एज एन इलेजी या समरी एनालिसिस, वो इंट्रोडक्शन के साथ वो लिखोगे और कंक्लूजन भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक ठाक सा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन बेस्ट तभी होगा अगर आप 75% मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो आपके लिए यही होगा कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया ना उस अकॉर्डिंग आंसर रेडी कर लो। इतना सारा कंटेंट हम 8-9 पेज का आंसर दे दिए, उससे रेडी कर लो। तो अब हम लोग कंक्लूजन को देख लेते हैं। कंक्लूजन वाला पार्ट जो है मोस्टली नोट्स के लिए आप सेम रख सकते हो। दस इन मेमोरियम, इस प्रकार जो इन मेमोरियम है बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज स्पेसिफिकली कंपोज्ड एज ए हर्टफेल्ट लेमेंट। ये मुख्य रूप से कंपोज किया गया है एक हर्टफेल्ट लेमेंट के रूप में। मतलब एक होता है ना दिल से रोना या दिल से एकदम दिखाना कि बहुत बुरा लग रहा है, कि मतलब एकदम पीड़ा को प्रकट करना। फॉर द अनटाइमली पासिंग ऑफ हिज डियर फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। अनटाइमली पासिंग मतलब अचानक से किसी की मृत्यु हो जाए, बिना टाइम आए, तो उस मृत्यु पर ना आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए, एक दिल से जो विलाप निकलता है, एक रोना जो आता है ना, उसको दिखाने के लिए ये पोएम को कंपोज किया गया है। द पोएम इज अनडिनाइबली एन इलेजी। इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई संदेह नहीं कर सकता कि ये पोएम एक इलेजी है। इंटेंट टू इवोक ए प्रिवेलिंग सेंस ऑफ मॉर्निंग। और इस पोएम का प्रयास रहा है कि ये क्या करे, इवोक करे, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं उजागर करे एक जो सेंस ऑफ मॉर्निंग, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो कष्ट की भावना अंदर चल रही होती है ना, मतलब इंसान के दिल में, मन में, जो इंसान पूरा बेचैन रहता है किसी के डेथ हो जाने के बाद, तो इस पोएम के थ्रू उस भावना को उजागर करने की कोशिश की गई है। सम क्रिटिक्स बिलीव दैट, वहीं कुछ क्रिटिक्स का मानना है द इलेजिक क्वालिटी ऑफ द पोएम इज ओवरशैडो बाय इट्स रिलीजियस, साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। कुछ क्रिटिक्स का कहना है, आलोचकों का कहना है कि इसकी जो इलेजिक क्वालिटी है ना वो मतलब ओवरशैडो हो जाती है, कम हो जाती है इसके रिलीजियस, साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट की वजह से। इट इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल क्लाइमेट ऑफ द विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज के टाइम का जो इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट था, कल्चरल क्लाइमेट था ना, वो भी इस पोएम के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। विच वॉज मार्क्ड बाय बोथ साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड रिलीजियस क्राइसिस, जो कि दोनों के लिए चिन्हित है। मतलब विक्टोरियन एज जो है ना वो दोनों के लिए जाना जाता है। किस चीज़ के लिए? साइंटिफिक एडवांसमेंट, मतलब इस समय वैज्ञानिक जो होता है ना वो उन्नति हो रहा था बहुत ज़्यादा, एंड रिलीजियस क्राइसिस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक धार्मिक संकट आया हुआ था, लोगों का धर्म पर से विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा था, और साइंस जो है वैज्ञानिक उन्नति हो रही थी, तो उसके भी चिन्ह के रूप में इस पोएम को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आप लोग को समझ में आ गया, आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी स्टूडेंट जो आपके आसपास हैं लिटरेचर के उनके साथ चैनल को शेयर करना। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। नोट जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।